लेकिन साथ ही विपक्ष के सवाल भी होंगे। तो आइए विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के साथ करता है। ऐसे में जमात की बात यहाँ पे की गई है, यहाँ पे गरीबों की बात की गई है। गरीब एक ऐसा वर्ग है जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है, यहाँ पर युवाओं की बात की गई है, यहाँ पे मध्य वर्ग की इसमें बात की गई है, किसानों की इसमें बात की गई है। तो मैं मानता हूँ कि हर वर्ग का ध्यान रखने वाला ये बजट है। और क्योंकि इस बजट में कोई ऐसा लूप होल नहीं है जिसको विपक्ष पकड़कर बोल सके कि आपने ये नहीं किया या आपने वो नहीं किया, इसीलिए कुर्सी बचाओ और इस तरीके की बातें विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कॉपी पेस्ट कर दिया है उनके मैनिफेस्टो को, अपना आइडिया ही नहीं था सरकार के पास, तो कॉपी पेस्ट बजट तो का आरोप लग गया। उसके बाद जब अगर कॉपी पेस्ट अगर आप कह रहे हैं तो फिर कुर्सी बचाओ क्यों कह रहे हैं? अगर विपक्ष के सुझावों का भी ध्यान हमारी सरकार रखती है तो लोकतंत्र की इससे बेहतर खूबसूरत तस्वीर हो नहीं सकती ना। अगर आपके सुझावों को भी इंकॉर्पोरेट करती है, एनडीए सरकार ने कंसीडर किया है। अगर विपक्ष ऐसा कहता भी है, देखिए विपक्ष क्या है ना, कंफ्यूज है एकदम। कभी कहता है कि सहयोगियों को ये सरकार सम्मान नहीं देती, कभी कहता है कि सहयोगियों के दबाव में बनाया गया ये बजट है। आपके आने वाले सवालों में से ये सवाल भी होगा, बिहार आंध्रा को लेकर भी ये सवाल ज़रूर होगा, तो उसको पहले ही मैं थोड़ा सा उसको टच करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि कभी ये लोग कहते हैं कि सहयोगियों का ध्यान नहीं देते, सहयोगियों की सुनते नहीं हैं, सहयोगियों को की पूछी नहीं जाती, और अब कल से ये लोग कह रहे हैं कि सहयोगियों के दबाव में बनाया गया ये बजट है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, विपक्ष के पास इस बार कोई मुद्दा, कोई लूपहोल बचा ही नहीं है इस बजट को लेकर। तो चिराग जी, बिहार को तो इतना कुछ मिला पर स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, कमी रह गई क्या? सब्जी में नमक कम है? नहीं देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग बिहार, हमारा प्रदेश लंबे समय से करता रहा है, और इसमें मैं भी अपनी आवाज़ को इसमें जोड़ना चाहूँगा। हम लोगों ने भी हमेशा इस बात की मांग की है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर जिन प्रावधानों की वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उन प्रावधानों को बनाने वाले भी ये विपक्ष के ही लोग हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जा रहा, पर तथ्यों को सामने आना जरूरी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही ये बदलाव किए गए थे, जिसकी वजह से किसी भी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में हम लोगों का ये आग्रह प्रधानमंत्री जी से जरूर था। हम लोगों की मांग, सहयोगी दलों की तमाम, हम सब बिहार से आने वाली पार्टी, सबकी हम लोगों की मांग थी कि अगर विशेष राज्य के दर्जे को नहीं दिया जा सकता तो स्पेशल पैकेजेस कम से कम बिहार जैसे राज्यों के लिए जरूर मिलने चाहिए, जो अभी भी काफ़ी पिछड़े राज्य हैं। और मुझे खुशी है कि कल के उस बजट में बिहार को अलग अलग श्रेणी में काफ़ी ऐसा आर्थिक लाभ मिला है। तो जो समर्थन किया उसकी तो वसूली टाइप हो गई, कुछ कह दें ये बात मिल गया हमारे राज्य को जो हमने मांगा था, समर्थन देने का मूल्य चुका रहे हैं। जो हक अधिकार हमारे राज्य का है, मुझे लगता है वो मिला है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बनिस्बत बाकी राज्यों के अभी भी हमारा प्रदेश काफ़ी पिछले पायदान पर है। विकास के अलग अलग मापदंड पे अभी भी हम लोग देखें तो बिहार काफ़ी पिछली पंक्ति में आता है। तो ऐसे में उस हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है हमारे राज्य को, और मुझे लगता है उसी को ही इस बजट में पूरा किया गया। मीटिंग्स बहुत कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ विधानसभा की तैयारियों में। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कहा प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है, तो क्या नीतीश कुमार जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है अगले चुनाव में? देखिए, गठबंधन ने इस बात को स्पष्ट किया, और मैं अपनी तरफ से ही नहीं, गठबंधन के हर सहयोगी दल की तरफ से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा ही 2025 विधानसभा के चुनाव में होगा। उन्हीं के नाम, उन्हीं के चेहरे के साथ गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा। और जब उनके चेहरे को गठबंधन ने ही सहज सबने स्वीकार किया है, तो यकीनन लक्ष्य भी हम लोग का वही होगा। जैसे 2024 में प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य था, उसी तरीके से विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ एनडीए गठबंधन चुनाव में उतरेगा। कौन सा फॉर्मूला है कि एंटी इनकम्बेंसी फेल हो जाता है, या फिर राइट लेफ्ट सेंटर किसी भी डायरेक्शन में है ना नीतीश कुमार जी अगले चुनाव तक आपके साथ? बिल्कुल हैं, और पूरी मजबूती से हैं। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मैं मानता हूं, अगर आप जनता तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, अपनी ईमानदार सोच को अगर आप पहुंचा सकते हैं, गलत नैरेटिव बार बार नहीं चलता, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। विपक्ष ने 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव में संविधान, आरक्षण, ये तमाम कार्ड खेलकर देख लिए थे,
और उसका लाभ उनको 2015 में जरूर हुआ था। बट वही फॉल्स नैरेटिव पुनः इस बार 2020 के चुनाव में उन लोगों ने चलाने का प्रयास किया, जिसको बिहार ने कम से कम, मैं मानता हूं कुछ राज्यों में हम लोग को इसका नुकसान हुआ है, कुछ राज्यों में ये फॉल्स नैरेटिव विपक्ष सेट करने में कामयाब रहा, बट बिहार जैसे राज्य में ये नैरेटिव नहीं चला। तो जब एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है, जब विपक्ष झूठ बोलकर, आपको डरा कर आपका मत हासिल करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में एक ईमानदार सोच वाली सरकार या ईमानदार सोच वाला गठबंधन जब अपनी बातों को सामने रखता है तो जनता उस पर विश्वास करती है। सरकार आपकी है और आप कह रहे हैं डराता विपक्ष है। बिल्कुल, ये नैरेटिव सेट करना कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, संविधान, आप मुझे बताइए दुनिया की कौन सी ताकत है, अब देश तो भूल जाइए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर सके। आरक्षण कोई खैरात नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये संवैधानिक हक है जो समाज के उस वर्ग को दिया गया है जो कहीं ना कहीं छुआछूत का शिकार रहा, जो कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार रहा, उन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ ये दिया गया है। ऐसे में कहना कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये झूठ ही फैलाना है, लोगों को डराना ही है। संविधान समाप्त हो जाएगा, बताइए जो प्रधानमंत्री 3-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हो, जिस संविधान के आधार पर, जिस संविधान की वजह से वो तीसरी बार आज देश के प्रधानमंत्री बने हो, क्यों वो संविधान को हटाना चाहेंगे? तो जब विपक्ष ऐसी बातें करता है तो झूठ फैलाता है, लोगों को डराने का काम करता है। जो रोजगार के लिए युवा सड़कों पर हैं, वो ये मान रहे हैं कि आपकी सरकार विफलता के एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करती चली जा रही है। वो चाहे नीट की परीक्षा हो जिसके लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है, या सड़क या पढ़ाई छोड़कर सड़क पर जाना पड़ता है और कोर्ट तक जाना पड़ता है। नीट का एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक स्टेक होल्डर की राय मशवरा को समझना जानना जरूरी है। दिक्कत यह है ना कि विपक्ष सिर्फ उन्हीं बातों को समझता है जो संभवतः मीडिया में प्रमुखता से आ जाती हैं, पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो संभवतः उस सोच के साथ सहमत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर स्टेक होल्डर से बात करें। मैं इस बात को मेरे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी प्रमुखता से कह सकता हूं कि सरकार की प्राथमिकता और सबसे बड़ी चिंताओं में नीट का ये मसला रहा। नीट का विवाद शुरू हुआ, पेपर लीक आप ही के राज्य बिहार से हुआ है। मैं मान रहा हूं इस बात को, और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट का पूरा विवाद 1500 कुछ छात्रों के साथ शुरू हुआ, जहां पे इस बात को लेकर चिंता हुई कि संभवतः किसी को ग्रेस मार्क्स ज्यादा दे दिए गए हैं, उससे उसको ज्यादा बेहतर रैंकिंग मिल गई, इसको लेकर विवाद शुरू हुआ। उसमें से एक धड़ा जिनको इस बात का ऐतराज था वो न्यायालय गया, पर एक धड़ा वो भी न्यायालय गया जो पुनः री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है। अभी यही विवाद चल रहा था, इस दौरान एक दूसरी गंभीर जानकारी सामने आई पेपर लीक को लेकर, जो कि चिंता का विषय है और इसके ऊपर कतई किसी तरीके की कोई रियायत नहीं हो सकती है। पेपर लीक एक ऐसा मामला है और बिहार में आज ही इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं, संभवतः इसी वक्त एक एंटी पेपर लीक करके एक बिल भी पेश हो रहा है, जहां पे कड़े कानून इसको लेकर बनाए जा रहे हैं कि कम से कम भविष्य में कोई इस तरीके की पेपर लीक की घटना को अंजाम ना दे सके। पर जब ये विवाद एक के बाद एक चल रहे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि सरकार हर उस स्टेक होल्डर से बात करे। इन द मीन टाइम मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। मैं मानता हूं सरकार सही समय पर सही फैसला जरूर लेगी जो कि हर स्टेक होल्डर के हक में होगा। जब मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जो कि बड़ी संख्या में है, जो पुनः एग्जाम के पक्ष में नहीं है, वो नहीं चाहते कि दोबारा उन्होंने मेहनत करके एग्जाम किया, उनको संतुष्टि भी है अपने रिजल्ट से। तो हर एक से सरकार बात कर रही है। न्यायालय का भी जो वर्डिक्ट आएगा उसको भी हम लोग मद्देनजर रखेंगे और सही समय पर सही फैसला होगा। पेपर लीक कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी कड़े कानूनों के प्रावधान राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पे मैंने बताया कि बनाए जा रहे हैं। चलिए, आप ही की एक सरकार है, उसी के फैसले की बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी में अपना नाम लिखकर टंगाने का फैसला कांवड़ यात्रा के लिए धर्म की राजनीति है कि नहीं है? मुझे नहीं पता इसके पीछे की क्या सोच है, बट हाँ, मैंने भी अपनी आपत्ति इसके खिलाफ मैंने दर्ज कराई थी। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी, हम लोगों ने भी, गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी, जहाँ पे देखिए गठबंधन में ये स्वतंत्रता हम लोग को दी जाती है कि आप अपनी आपत्ति, अगर किसी विषय से आप सहमत नहीं हैं, और तभी हम लोग गठबंधन में भी है ना, गठबंधन में जब आप आते हैं तो मुद्दों के आधार पर आपका समर्थन होता है। अगर हर पार्टी और हर दल की सोच अगर एक ही हो जाए तो माइट एज वेल बी द पार्ट ऑफ द सेम पार्टी ना, देन व्हाई यू आर अ सेपरेट पार्टी? यू आर अ सेपरेट पार्टी, दैट मीन्स योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, योर एजेंडाज आर डिफरेंट। सो इसमें हमारी सहमति इसमें कतई नहीं थी कि इस तरीके से नेम प्लेट्स सामने टांगी जाए।
लोग विपक्ष तुरंत इसको हिंदू मुस्लिम बना देता है, बट यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक ही बात आके नहीं रुकती। संभवतः आने वाले दिनों में जातीयता के आधार पर भी भेदभाव होने लगते। कई ऐसे वर्ग हैं जो कि समाज के दलित वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं, संभवतः उनके साथ छुआछूत वाला बर्ताव शुरू हो जाता। तो ऐसे में समावेशी विकास की तरफ ये सोच कतई नहीं थी और इसीलिए हम लोगों ने भी इसका विरोध किया। माननीय न्यायालय ने भी अभी इसके ऊपर रोक लगाई है। उम्मीद है कि फैसला भी पक्ष में ही होगा। बिहार को बहुत इस बार प्रावधान, पैसा ब्रिजेस के लिए मिला है, पुल टिकेगा कि नहीं अब बिहार में? हाँ, मतलब ये एक गंभीर विषय है और इसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाल फिलहाल के दिनों में बैक टू बैक जिस तरीके से ब्रिजेस वहाँ पर गिरे हैं, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात इस विषय को लेकर हुई और वहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को और एट द सेम टाइम अपने सुझावों को भी हम लोगों ने वहाँ पर रखने का काम किया। मैं कतई उस राजनीति में नहीं जाऊंगा फिर आरोप प्रत्यारोप की कि किसके ज़माने में कौन सा पुल बना था, उस वक्त गठबंधन का कौन हिस्सा थे, कौन कहाँ से मंत्री थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आज की तारीख में सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी बनती है। बट हाँ, ये ऐसे विषय हैं जिसको गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा करके आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित जरूर करेंगे कि गुणवत्ता के साथ कतई कोई समझौता नहीं हो। भ्रष्टाचार जब होता है तो गुणवत्ता से समझौता होता है। आने वाले दिनों में कतई ऐसा ना हो, इस बात को गठबंधन के भीतर जरूर हम लोग तय करेंगे। मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं मनोगिया जी, मैं सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूं। जहां मेरी असहमति कई विषयों पर मेरी सरकार के साथ, बिहार में हो एनडीए की सरकार या केंद्र में एनडीए की सरकार हो, पर वहीं सरकार का हिस्सा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है अपनी सरकार का संरक्षण करने की। कई ऐसे विषय हैं जिसको संभवतः मैं सार्वजनिक तौर पर हम लोग चर्चा नहीं करते हों, क्योंकि मैं अपनी ही सरकार को नहीं एम्बैरस करना चाहता और नहीं करना चाहिए भी। मुझे सरकार के भीतर, गठबंधन के भीतर ये स्वतंत्रता हम लोग को मिलती है। तो ऐसे कई विषय हैं जिसको हम लोग भीतर रहकर भी इसकी हम लोग चर्चा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम ये वाक्य दोबारा से रिपीट ना हो। विपक्ष तो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर जैसा काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। पर अब तो ये लोग कह रहे हैं कि सुन लिया और हमारे दबाव में उन्होंने बिहार, आंध्र प्रदेश, तमाम सहयोगियों की बातें सुन ली। यही मैं कह रहा हूं, विपक्ष के पास नैरेटिव ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष हम लोग को घेरे, पर सकारात्मक सोच के साथ घेरे। हम लोगों की नीतियों के ऊपर आरोप लगाएं, हम लोगों के डिसीजंस, हम लोग की कार्यशैली, पिछले 10 सालों में हम लोगों ने क्या किया, नहीं किया। अब जैसे नीट वाला बिल्कुल सही है, आप घेरिए और हम लोग जवाबदेह हैं इसके लिए, हम लोग आंसरेबल हैं, होल्ड अस अकाउंटेबल। बट जब आपके पास कोई मुद्दा बचता नहीं है ना, फिर ये शुरू हो जाते हैं, पीएम ऐसा करते हैं तो गठबंधन की नहीं सुनी जाती, सुन ली जाती है तो गठबंधन दबाव डाल रहा है, सहयोगी के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप दबाव में हैं? क्योंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब एक साथ पहली कुर्सी पर बैठकर एकदम पार्लियामेंट में रोज मिसाइल दागते हैं। नहीं, अच्छी बात है और बिल्कुल करें। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है। नहीं, कतई नहीं। सरकार क्यों दबाव में होगी? दबाव में हम लोग तब होंगे जब हम लोग कुछ गलत करें। दबाव में हम लोग तब होंगे जब हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ होगा। आज की तारीख में मेरी सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आपको जो सवाल पूछना है आप पूछिए, पर सिर्फ हंगामा खड़ा करने के मकसद से आप चीज़ें करिएगा तो वो गलत है। अब जैसे कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव में जिस तरीके से डेप्यूटी स्पीकर को लेकर और विभिन्न और मुद्दों को लेकर इन लोगों ने हंगामा किया, क्या विपक्ष ये नहीं जानता 150 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस? ये परंपराएं, सेट अनसेट परंपराएं इन्होंने ही स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे और विपक्ष वेल में हंगामा मचा रहा था, उस पर आप क्या गलत है कि नहीं बताइए? एलओपी भी तो बोले, पूरे समय हमारे प्रधानमंत्री वहां पर बैठकर उन्होंने एलओपी की बातों को उन्होंने सुनने का काम किया। बीच में अगर कहीं पे हंगामा होता था, हेडफोन उनके कानों पे लगे हुए थे। आप मुझे एलओपी दिखा दीजिए, उन्होंने कब हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने का काम किया? हंगामा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा। उन्होंने हेडफोन तक मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कानों में नहीं लगाए हुए थे। आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आप काउंटर क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आपको जानकारी ही नहीं होगी कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने क्या जवाब दिया। और ये वही परंपराएं जिसका मैं जिक्र कर रहा था जो इसी कांग्रेस ने स्थापित किए हैं। और जब आप एक उंगली हम लोग की तरफ उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां स्वतः आपकी तरफ उठती हैं। जिस आचरण की उम्मीद आप हमसे करते हैं, उसी आचरण की उम्मीद हम भी आपसे करते हैं। आपके राज्यों में जहां पे सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, इंडिया अलायंस के लोग चला रहे हैं, आप लोग अपने राज्य में कीजिए। यहां केंद्र में आपको डेप्यूटी स्पीकर चाहिए, बट कितने ऐसे राज्य हैं मनोगिया जी जहां पे यूपीए के घटक दल, फॉर दैट मैटर इवन कांग्रेस सरकार चला रही है, जहां पे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का पद दोनों आपने अपने पास रखा हुआ है।
और यहाँ पे आप उसको लेकर हंगामा करेंगे तो ये उचित नहीं है ना। नहीं, आपने एक बात की उचित की। अब मुझे ये बताइए कि बिहार के साथ क्या बाकी केंद्र सरकारों ने इंसाफ किया है या फिर ये सरकार बेहतर इंसाफ करती है बिहार और बिहार के लोगों के लिए? देखिए, अगर इंसाफ हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज भी बिहार की ये परिस्थिति रहती। मैं मानता हूँ मेरे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, द आयरनी ऑफ माय स्टेट बीन दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विरोधाभास की सरकारें रही हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये विरोधाभास की सरकारें रही हैं। और अब मैं मानता हूं, जब मेरे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की बात करते थे, अब मैं मानता हूं कि डबल इंजन का लाभ कितना मिलता है। जब केंद्र की सोच पर राज्य में भी सरकारें होती हैं तो आपकी वो सोच धरातल पर उतरती है, वो विरोधाभास नहीं रहता। इसका अनुभव मैंने खुद किया है। 2014 से 2019 तक मैं विपक्ष में ही था बिहार में, तो ऐसे में अपने ही क्षेत्र में कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिसको मैं धरातल पर उतारने के लिए बहुत कठिनाइयां आती थी। बट जब डबल इंजन की सरकार होती है, दोनों जगहों पर एक ही सोच वाली सरकार होती है, तो उससे लाभ जरूर मिलता है। 14 से 19 तक तो आप पानी पी पी कर गरियाते थे नीतीश कुमार जी को। सही बात है, पर नीतीश कुमार जी को नहीं, उनकी नीतियों को। उस वक्त भी, मेरे उस वक्त के भी इंटरव्यूज निकाल के देख लीजिए। और मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में मैं नहीं विश्वास रखता, उससे किसी को लाभ नहीं होता। मर्यादित शब्दों में रहकर मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि जहां पे आपकी नीतियां गलत हैं, जहां पे सुधार की गुंजाइश है, उसको आपको जरूर उजागर करना चाहिए। और यही कार्य मैंने 14 से 19 या जब भी मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे लगा है कि गलत नीतियां आ रही हैं या इसमें सुधार की गुंजाइश है, वो मैंने हमेशा किया है। बट हाँ, आज की तारीख में जब मैं गठबंधन का हिस्सा हूं, उस मर्यादा को भी निभाने की अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, या फिर मैं गठबंधन से बाहर हो जाऊं, जैसे मैंने 2020 में किया। विधानसभा के चुनाव थे, मैं गठबंधन से बाहर होकर अकेले मैंने चुनाव लड़ा। पर 2024 के चुनाव में जब इस सोच के साथ मैं गठबंधन का हिस्सा बना कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो गठबंधन के भीतर रहकर ही मैं विरोधाभास जताऊं, तो उसका नुकसान ही सिर्फ हमारे गठबंधन को होगा। 2025 में आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं क्या? मैंने तो इस बात को अभी स्पष्ट किया कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा, और चेहरा ही नहीं, मुख्यमंत्री पुनः हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। परिणामों के बाद इस बात का विश्वास भी है। एक फिल्म आई थी आपकी, पता है आपको कौन सी? मिले ना मिले हम। संसद में आकर मिल गए आप सांसद से, मंडी की कंगना रनावत जी से। बड़ी चर्चाएं हैं उस तस्वीर की, आपकी क्या अनुभूति थी? हाँ, ये मुलाकात मेरी उनसे हुई, मिले ना मिले हम। मिल गए? मिल गए नहीं, और इस बात को मैंने कहा भी था। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैंने चुनाव कैंपेन के दौरान भी मुझसे सवाल पूछा जाता था। मैंने पूछा था। हाँ, आपने ही पूछा था मुझसे सवाल, और उस वक्त भी मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द पार्लियामेंट, क्योंकि मूवीज़ के बाद बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं, और पिछले 3 साल तो मेरे ही इतने उतार चढ़ाव से भरे रहे कि बातचीत भी इस दौरान नहीं होती थी। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनसे मुलाकात हुई, एंड इट वाज नाइस मीटिंग हर आफ्टर अ लॉन्ग। अभिनेता से अभी नेता बन गए हैं। मैं अभिनेता कभी बन ही नहीं पाया था। बनता तो फिल्म का ये हाल नहीं होता, नेता ही था। अब वही है, फिर नेपोकेट वाली बात आ जाती है। बट खून मेरी नगों में एक नेता का ही था। बचपन से वही चीज़ें देखी, वही सहजता से सीखी, वही सहजता से मुझे आई, तो उसी क्षेत्र में चीज़ों को आगे लेकर भी जा पाया। चुनाव में जीत के बाद चाचा से बात हुई? नहीं। करना चाहेंगे? अब इन सब बातों के बहुत ज़्यादा मायने बचे नहीं हैं, क्योंकि मैं अब बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अब बहुत ज़्यादा मायने इन सब बातों के बचे हैं। जब आप वर्तमान स्थिति में रोजगार की स्थितियों को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, रील्स के कारण बहुत लोगों की बनाते समय मौत हो जा रही है आकस्मिक, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हैं, क्या कहेंगे उन लोगों नहीं, मैं को? और बल्कि मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा एबीपी न्यूज़ का। मैंने वो स्टोरी देखी जिसमें आप लोगों ने अलग अलग जगहों पे हुई घटनाओं को आप लोगों ने दर्शाया। जब रील बनाने के क्रम में ऐसे हादसे हुए हैं, और मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख में कंपटीशन होना चाहिए, बट सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा की जिद या उसमें आगे बढ़ने की का लालच इतना ज़्यादा नहीं, हद को नहीं पार करना चाहिए कि उसके लिए आप अपनी जान के साथ भी आप इस तरीके का जोखिम आप उठाने लगे। ये कतई उचित नहीं है। युवा पीढ़ी के से खास तौर पर मैं आग्रह करूंगा, बनाइए रील्स, बनाइए क्रिएटिव रील्स बनाइए।
बट अपनी जान को दांव पर लगा कर नहीं। ऊंची पहाड़ियों पे चढ़कर, झरनों में बहकर, इस तरीके से कतई उचित नहीं है। रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन आ रही है और आप ट्रैक के सामने खड़े होकर आप रील बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। क्रिएटिव होने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं और उससे स्वाभाविक है आपकी सोशल मीडिया पे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बट अपनी जान को जोखिम में डाल के कतई नहीं। आप केंद्रीय मंत्री हैं और एक एलिजिबल बैचलर के तौर पर भी आपको देखा जाता है। कुछ लोगों ने हमसे कहा है आपसे पूछने के लिए, भैया से पूछिएगा शहनाई कब बजेगी। भैया से पूछिए अभी किस वक्त क्या कोई जवाब दे इन सारे सवालों का। आज बजट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो कि बैचलर हैं, जिनके भविष्य की चिंता इस सरकार ने की। बेरोजगारी का मुद्दा जब विपक्ष उठाता है तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने रोजगार के लिए कई स्कीमें उन्होंने लॉन्च की और एक बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की सोच। मैं बात कर रही हूँ शादी की, आप ले गए रोजगार पर, क्योंकि आप नेता बन चुके हैं। ये मेरे पूरा ऑडियंस भी मानेगा कि आप अभी नेता बन चुके हैं। मेरी प्राथमिकता ही है अब आज की तारीख में, इसके अलावा और कुछ जहन में आता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। माँ के आप बहुत क्लोज हैं, क्या कहना चाहेंगे अब माँ के किरदार पर आपकी जिंदगी में? ये निजी सवाल आपसे। उनके मैं बहुत क्लोज हूँ। आज मतलब मेरे लिए जो कुछ है या मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। मेरा तो वजूद उन्हीं की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो मैं इस दुनिया में, मेरा अस्तित्व भी नहीं होता। और मेरी सबसे बड़ी ताकत वो रही हैं। मेरे लिए हमेशा से ये सोच मेरे जहन में थी। मुझे कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए जब आपको लगा कि मैं बताता वो आप ही इमोशंस बताइए। मैं बताता हूँ आपको। मेरे लिए, मैं हमेशा इस बात को मैं मानता हूँ कि बेटा बेटी अगर परिवार को आगे लेकर ना जा पाए तो कम से कम उस परिवार के नाम को खराब करने का भी कतई हक अधिकार उसके पास नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ थी। मेरे पिता के निधन के बाद मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए और मैं कई चीज़ों को मैं मानता भी हूँ कि पार्टी को नहीं संभाल पाया, परिवार को नहीं संभाल पाया। कई तरीके के आरोप मेरे ही परिवार के लोगों ने मुझ पर लगाए। बहरहाल, जबकि ये जिम्मेदारी परिवार का बड़ा होने के नाते उनकी थी, मैं तो फिर भी दूसरी पीढ़ी का हूँ, छोटा था। बट बहरहाल, इस बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को हुई तो मेरी माँ को थी। पिता के जाने का, अपने पति को खोने का दुख तो था ही, बट उसके बाद जिस तरीके से परिवार टूटा और एक एक करके सारी चीज़ें हाथ से गईं। मुझे वो एक रात अच्छे से याद है, 13 जून की रात थी, जब पार्टी में टूट हुई और इवेंचुअली परिवार में भी टूट हुई। एंड आई हैव ऑलवेज सीन माई मदर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई हैव नेवर सीन हर इमोशनल। सो शी वॉज क्राइंग इन वन कॉर्नर दैट नाइट एंड आई वॉकड अप टू हर रूम। मैं उनके कमरे में गया, मैंने उनको हग किया और मैंने बस उनको इतना कहा कि मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं आपसे वादा करता हूँ हर वो चीज़ जो आपने खोई है, एक एक करके आपको हर वो चीज़ वापस लौटा कर दूंगा। कट टू, जिस दिन मैंने शपथ ली उस रात वो मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे कहा कि जो जो चीज़ मैंने खोई थी आज तूने मुझे हर वो चीज़ वापस लौटा दी है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्षण था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पापा के साथ उन्होंने हाईएस्ट ऑफ द हाई देखे थे, बट मेरे साथ उन्होंने लोएस्ट ऑफ द लोज देखे। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं अपने आप को साबित करके उनको दिखाऊं। अपने पापा का नाम लिया तो पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। पता लग जाता था उनको कहाँ सरकार किधर जा रही है, बिहार में हवा किधर जा रही है। पुनः एनडीए की तरफ जा रही है और मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ, उन्हीं का खून मेरी रगों में है। तो अगर उनको इस बात का अंदाज़ा लगता था तो मुझे लगता है ये गुण कहीं ना कहीं मुझ में भी आए हैं। 2014 में भी ये फैसला संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा ही लिया गया था कि हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना चाहिए। जबकि उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए गठबंधन में सहज अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो उस वक्त भी मैंने उन गुणों की एक झलक दिखाई थी और पुनः आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि 2025 परिणामों के बाद बिहार में एनडीए की ही सरकार बनी। बिहार में प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव से लेकर बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लगता है इस बार चुनाव में टक्कर अच्छी होगी? देखिए, टक्कर का तो मुझे नहीं पता, मैं परिणामों की बात कर रहा हूं। बट हाँ, टक्कर अच्छी हो, मज़ा ज़्यादा आता है। अगर विपक्ष मजबूत हो, प्रतिस्पर्धा अगर अच्छी होती है तो लड़ाई लड़ने में भी मज़ा आता है। बट हाँ, परिणाम मैं जानता हूं, बिहारियों को मैं जानता हूं,
विपक्ष ने भले लाख झूठ बोला, सब बोला, पर मैंने हमेशा डंके की चोट पे कहा, मेरे सारे इंटरव्यूज निकाल के देख लें, कि बिहार में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ सीटें जो हम लोग आगे पीछे हम लोग की हुई भी हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि अगर गठबंधन के भीतर अगर हम लोग थोड़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन और कर लेते, कुछ जगहों पे कुछ निर्दलीय ऐसे खड़े हुए, अगर हम लोग उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग संभाल लेते तो मुझे लगता है बहुत और बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग का हो जाता। बट हाँ, बिहारियों को समझता हूँ, उन्हीं के बीच रहा हूँ, उन्हीं की वजह से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि बिहारियों की सोच आज की तारीख में मजबूती से एनडीए के साथ है। तो भारत के इस बजट ने क्या बिहार को ऑक्सीजन देने का काम कर दिया है? बिल्कुल किया है। अगर आप इसको इतने ही ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में पूछें तो बिहार को ऑक्सीजन देने का काम किया है, बिहारियों की उस मांग को पूरा करने का काम किया है, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई उनकी मांगे हों। ब्रिजेस, भाई गंगा के ऊपर पुलों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को रही है, उसकी ज़रूरत हो, या बाढ़। मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, बट हर कोई जानता है कि ये वो समय है जब आधा बिहार बाढ़ में डूबता है, आधा बिहार सुखाड़ से परेशान रहता है। नदियों को जोड़ने की योजना का सुझाव मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा दिया। बाढ़ को लेकर भी इस बजट में चिंता और उसको लेकर प्रावधान इसमें किए गए हैं, वो भी हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी। तो मैं मानता हूं कि बिहारियों की सोच का ध्यान इसमें रखा गया। एक सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा जरूर पूछूंगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, कभी कोई थूक रहा है, कभी कोई यूरिनेट कर रहा है, या इस तरह के वीडियोस आते हैं। और फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस समय आपका मंत्रालय है, जिसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो दो बड़ी चुनौती जिसको कैसे हैंडल करेंगे कि लोगों को जो खाना मिल रहा है वो कम से कम शुद्ध मिले? नहीं, सबसे पहले तो मैं इस बात को मानता हूं कि आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से कोई एक है तो वो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का ही मंत्रालय है। मैं जब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे नहीं भी मिली थी, तब भी मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, उसके माध्यम से मैंने हमेशा प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया था, जो कि कारपेट बॉम्बिंग की तरह हर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। मैं हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं, हाजीपुर का केला हो, मैंने हमेशा कहा कि डाउन साउथ वो जाता है, केले के चिप्स बन जाता है, अगर वही प्रोसेसिंग यूनिट हाजीपुर में लग जाए तो वहां के किसानों को भी ज़्यादा राहत मिलेगी, वहां का राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरपुर की लीची है, भागलपुर का आम है, देश भर में ऐसे अलग अलग ऐसे उत्पादन हैं जिसके प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग को लगाने की ज़रूरत है। बट हाँ, एट द सेम टाइम जिन चुनौतियों का आपने जिक्र किया, प्रोसेसिंग को लेकर काफ़ी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं, काफ़ी लोगों को भ्रमित भी किया जाता है इसको लेकर कि अरे प्रोसेस फूड नहीं लाभदायक है, हानिकारक है, कई तरीके की बातें इसको कही जाती हैं। मैं, मेरा मंत्रालय, मेरे प्रधानमंत्री इस मंत्रालय को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इस मंत्रालय के माध्यम से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले, राज्यों का राजस्व बढ़े और बेरोजगारी की जो समस्या है काफ़ी हद तक उससे भी निजात मिलेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूं, और साथ में हम ये ज़रूर आशा करेंगे कि बिहार में जितनी इस बार राशि गई है उसके पुल बने और टिके भी रहें। धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास कार्यक्रम शिखर सम्मेलन, और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। हर बार की तरह एक बार फिर से एबीपी नेटवर्क आपके लिए लेकर आया है वो मंच जिसके जरिए हम बनते हैं आपकी आवाज। और आज का जो विषय है वो है भारत का बजट। मोदी सरकार 3.0 देश का बजट मंगलवार को पेश कर चुकी है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े बड़े वादे इस बजट के जरिए किए, और सरकार का दावा है कि इस बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं, और आज का ये जो खास कार्यक्रम है, ये जो मंच है, इसके जरिए पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता आपको इस मंच पर मिलेंगे, जिनसे हम देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के बजट को लेकर बात करने वाले हैं। मोदी सरकार में मंत्री, बड़े चेहरे, दिग्गज नेता आज इस मंच पर मौजूद होंगे, जिनसे सवाल होंगे और आसान भाषा में वो आपको इस बजट को समझाएंगे भी, लेकिन साथ ही विपक्ष के सवाल भी होंगे। तो आइए विधिवत तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं अपने पहले मेहमान को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, और जो पहला चेहरा हमारे इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे वो राजनीति के युवा चेहरा हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है और सब उनके नाम से वाकिफ होंगे। चिराग पासवान जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं
और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जिस तरीके से एक बड़े युवा चेहरा के तौर पर वो सामने आए हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले इन्हीं के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। मनोज्ञा इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत चिराग जी आपका। ओवर टू यू मनोज्ञा। धन्यवाद पूजा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। शिखर सम्मेलन का पहला सेशन ये है और इस पर आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री हैं, तो हम क्या कहें, खाने पीने में सब ठीक रहेगा ना इस बार? बिल्कुल ठीक भी रहेगा और बल्कि और बेहतर भी होगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की सोच ही यही है कि कैसे लोगों के जीवन को बेहतर किया जा सके, कैसे हर व्यक्ति के जीवन में बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। बीते साल से आने वाला साल एक बेहतर साल उन सब के लिए साबित हो, इसी सोच के साथ पिछले 10 सालों से हमारी एनडीए सरकार कार्य कर रही है। तो इस बात को लेकर एकदम निश्चिंत रहें कि सब ठीक रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि कुर्सी बजाओ बजट है, आपकी कुर्सी ठीक ठाक है ना? देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए अब और कुछ बचा नहीं है। हकीकत है ये एक ऐसा बजट है जिसने पिछले 10 सालों में मजबूत हुई अर्थव्यवस्था का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है जो विपक्ष जात पात धर्म मजहब की राजनीति को बढ़ावा देने की बात करता है, ऐसे में जमात की बात यहाँ पे की गई है, यहाँ पे गरीबों की बात की गई है। गरीब एक ऐसा वर्ग है जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ पर महिलाओं की बात की गई है, यहाँ पर युवाओं की बात की गई है, यहाँ पे मध्य वर्ग की इसमें बात की गई है, किसानों की इसमें बात की गई है। तो मैं मानता हूँ कि हर वर्ग का ध्यान रखने वाला ये बजट है। और क्योंकि इस बजट में कोई ऐसा लूप होल नहीं है जिसको विपक्ष पकड़कर बोल सके कि आपने ये नहीं किया या आपने वो नहीं किया, इसीलिए कुर्सी बजाओ और बचाओ और इस तरीके की बातें विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस तो कह रही है कॉपी पेस्ट कर दिया है उनके मैनिफेस्टो को, अपना आइडिया ही नहीं था सरकार के पास, तो कॉपी पेस्ट बजट का आरोप लग गया। उसके बाद जब अगर कॉपी पेस्ट अगर आप कह रहे हैं तो फिर कुर्सी बचाओ क्यों कह रहे हैं? अगर विपक्ष के सुझावों का भी ध्यान हमारी सरकार रखती है तो लोकतंत्र की इससे बेहतर खूबसूरत तस्वीर हो नहीं सकती ना। अगर आपके सुझावों को भी इंकॉर्पोरेट करती है, एनडीए सरकार ने कंसीडर किया है। अगर विपक्ष ऐसा कहता भी है, देखिए विपक्ष क्या है ना, कंफ्यूज है एकदम। कभी कहता है कि सहयोगियों को ये सरकार सम्मान नहीं देती, कभी कहता है कि सहयोगियों के दबाव में बनाया गया ये बजट है। आपके आने वाले सवालों में से ये सवाल भी होगा, बिहार आंध्रा को लेकर भी ये सवाल जरूर होगा, तो उसको पहले ही मैं थोड़ा सा उसको टच करते हुए मैं बोल रहा हूँ कि कभी ये लोग कहते हैं कि सहयोगियों का ध्यान नहीं देते, सहयोगियों की सुनते नहीं हैं, सहयोगियों को की पूछी नहीं जाती, और अब कल से ये लोग कह रहे हैं कि सहयोगियों के दबाव में बनाया गया ये बजट है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, विपक्ष के पास इस बार कोई मुद्दा, कोई लूपहोल बचा ही नहीं है इस बजट को लेकर। तो चिराग जी, बिहार को तो इतना कुछ मिला पर स्पेशल स्टेटस नहीं मिला, कमी रह गई क्या? सब्जी में नमक कम है? नहीं देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग बिहार, हमारा प्रदेश लंबे समय से करता रहा है और इसमें मैं भी अपनी आवाज़ को इसमें जोड़ना चाहूँगा। हम लोगों ने भी हमेशा इस बात की मांग की है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर जिन प्रावधानों की वजह से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उन प्रावधानों को बनाने वाले भी ये विपक्ष के ही लोग हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जा रहा, पर तथ्यों को सामने आना जरूरी है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही ये बदलाव किए गए थे, जिसकी वजह से किसी भी राज्य को विशेष राज्य के दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में हम लोगों का ये आग्रह प्रधानमंत्री जी से जरूर था। हम लोगों की मांग, सहयोगी दलों की तमाम, हम सब बिहार से आने वाली पार्टी, सबकी हम लोग की मांग थी कि अगर विशेष राज्य के दर्जे को नहीं दिया जा सकता तो स्पेशल पैकेजेस कम से कम बिहार जैसे राज्यों के लिए जरूर मिलने चाहिए, जो अभी भी काफ़ी पिछड़े राज्य हैं। और मुझे खुशी है कि कल के उस बजट में बिहार को अलग अलग श्रेणी में काफ़ी ऐसा आर्थिक लाभ मिला है। तो जो समर्थन किया उसकी तो वसूली टाइप हो गई, कुछ कह दें ये बात मिल गया हमारे राज्य को जो हमने मांगा था, समर्थन देने का मूल्य चुका रहे हैं जो क्या? हक अधिकार हमारे राज्य का है, मुझे लगता है वो मिला है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बनिस्बत बाकी राज्यों के अभी भी हमारा प्रदेश काफ़ी पिछले पायदान पर है। विकास के अलग अलग मापदंड पे अभी भी हम लोग देखें तो बिहार काफ़ी पिछली पंक्ति में आता है।
तो ऐसे में उस हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है हमारे राज्य को, और मुझे लगता है उसी को ही इस बजट में पूरा किया गया। मीटिंग्स बहुत कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ। विधानसभा की तैयारियों में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कहा प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है, तो क्या नीतीश कुमार जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है अगले चुनाव में? देखिए, गठबंधन ने इस बात को स्पष्ट किया, और मैं अपनी तरफ से ही नहीं, गठबंधन के हर सहयोगी दल की तरफ से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा ही 2025 विधानसभा के चुनाव में होगा। उन्हीं के नाम, उन्हीं के चेहरे के साथ गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगा। और जब उनके चेहरे को गठबंधन ने ही सहज सबने स्वीकार किया है, तो यकीनन लक्ष्य भी हम लोग का वही होगा। जैसे 2024 में प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य था, उसी तरीके से विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री